नमस्कार। केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम भी ये 4th सेमेस्टर की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम अपनी ये नई यूनिट यानी कि अपनी जो 5वीं और अंतिम यूनिट है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स क्या होते हैं, जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील, इन सभी के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे कि जल क्या होता है, जल का वितरण क्या होता है, जल के जो रासायनिक संगठन है, जल के गुण है, जल के कार्य है, जल की विशेषता है, ये सभी पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे खनिज लवण के बारे में। तो इस यूनिट का जो सबसे पहला टॉपिक है विटामिन्स, उनके बारे में बात करें। विटामिन्स में भी हम लोग देखेंगे जो वसा में घुलनशील विटामिन्स होते हैं, जो 4 प्रकार के हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। जो ये 4 प्रकार के विटामिन है जो वसा में घुलनशील है, ये क्या होते हैं, इनका रासायनिक नाम क्या होता है, ये क्या कार्य होते हैं, इनकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, इनको कहाँ से ये प्राप्त हो सकते हैं, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे भी पहले देखते हैं इनके साथ जो शब्द जुड़ा हुआ है विटामिन। विटामिन क्या होता है? तो विटामिन शब्द का मतलब होता है जीवन देने वाला, यानी कि जीवन देने वाला। सक्रिय कार्बनिक तत्व यानी कि इसमें कौन से तत्व प्रेजेंट होंगे? ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक तत्व प्रेजेंट होंगे जो शरीर के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। अब ये शरीर के स्वास्थ्य के लिए यानी कि मानव जीवन के हेल्थ के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में होना जरूरी नहीं है, यानी कि कुछ मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। अब जितना हम लोगों ने पोषक तत्व पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, उनकी ज्यादा मात्रा चाहिए होती है, यानी कि वो ज्यादा मात्रा में शरीर को चाहिए होती है। लेकिन जो विटामिन होते हैं इनकी शरीर में आवश्यकता कुछ ही होती है, यानी कि थोड़ी सी मात्रा में भी इनका काम हो सकता है, लेकिन इनका जो कार्य है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी कि शरीर की वृद्धि करना, शरीर का विकास करना। यानी कि अगर इन एक विटामिन की, यानी कि अगर एक विटामिन ए की भी कमी हो जाए तो शरीर को बहुत नुकसान हो सकता है। यानी कि ये कम मात्रा में होते हैं, लेकिन इनका जो कार्य होता है, इनकी जो आवश्यकता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। विटामिन शब्द का अर्थ होता है कि जीवन देने वाला, यानी कि जीवन दान देने वाला। तो एक एक करके हम सभी पोषक जो भी विटामिन है उन सभी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला विटामिन है वो है विटामिन ए, यानी कि जो हमारा वसा में घुलनशील जो सबसे पहला विटामिन है वो है विटामिन ए। सबसे पहले इसी विटामिन की खोज हुई थी, यानी कि जो सबसे पहला खोजा गया विटामिन भी कौन सा है? विटामिन ए है। यह केवल जो प्राणीज भोज्य पदार्थ है उन्हीं में पाया जाता है, यानी कि ऐसे भोज्य पदार्थ जो प्राणियों से प्राप्त हो रहे हैं। अब प्राणी कौन कौन से होते हैं? प्राणी का अर्थ है यहाँ पे जीव जंतु, यानी कि वे सभी जीव जंतु, इनमें क्या पाया जाएगा? यानी कि उनसे जो भी भोज्य पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं वो सभी है हमारे विटामिन ए, यानी कि यह केवल प्राणी यानी कि जीव जंतु से प्राप्त होगा। वानस्पतिक भोज्य पदार्थों में कैरोटीनॉइड होता है जो शरीर में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए कैरोटीनॉइड को प्रोविटामिन ए भी कहा जाता है। यानी कि जीव जंतुओं में जो मिलेगा वो तो मिलेगा डायरेक्ट विटामिन ए, लेकिन अगर हमें वनस्पति से यानी कि अगर हमें पेड़ पौधों से प्राप्त करना है विटामिन ए, तो पेड़ पौधों में पाया जाता है कैरोटीनॉइड। यानी कि पेड़ पौधों में कैरोटीनॉइड होता है, जो हम खाते हैं वो हमारे शरीर में जाकर फिर जो विटामिन ए है इसमें कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अगर हमें डायरेक्ट विटामिन ए लेना है तो वो जीव जंतु यानी कि जानवरों में पाया जाएगा, और अगर हम शाकाहारी है यानी कि वेजिटेरियंस है तो अगर हम जो भी पेड़ पौधे से प्राप्त जो भोज्य पदार्थ होंगे उनको खाएंगे तो उनमें कैरोटीनॉइड होता है, तो हमारे शरीर में कैरोटीनॉइड जाएगा और फिर वो कैरोटीनॉइड से क्या बनेगा? फिर विटामिन ए बनेगा। यानी कि कैरोटीनॉइड क्या बना रहा है? विटामिन ए बना रहा है। तो कैरोटीनॉइड को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोविटामिन या फिर प्रोविटामिन ए भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात याद में रखनी है कि पेड़ पौधों से यानी कि जो पेड़ पौधों से हम भोज्य पदार्थ ले रहे हैं तो उनमें कैरोटीनॉइड होता है जो हमारे शरीर में विटामिन ए बनाते हैं, इसलिए हम कैरोटीनॉइड को प्रोविटामिन ए भी कहते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें जीव जंतुओं में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि ये जो विटामिन ए है यह शुद्ध रूप में कैसा होता है? हल्के पीले रंग का होता है और रवादार होता है। रवा यानी कि क्रिस्टल की फॉर्म में उसके छोटे छोटे कण पाए जाते हैं और ये वसा में घुलनशील होता है। इसीलिए हमने पहले ही देखा था कि विटामिन पे कौन से पढ़ रहे हैं? जो वसा में घुलनशील हो यानी कि फैट में सॉल्युबल हो, और वो 4 प्रकार के ए, डी, ई और
के। और जो विटामिन ए होता है ये शुद्ध रूप में हल्के पीले रंग का होता है, यानी कि येलोइश कलर का होता है और हवादार यौगिक होता है, यानी कि क्रिस्टल फॉर्म में उसके छोटे छोटे कण पाए जाते हैं और ये कंपाउंड फॉर्म में पाया जाता है। अब ये जो हम विटामिन ए ले रहे हैं ये क्या काम करते हैं, यानी कि इसको लेने से हमारे शरीर को क्या फायदा है। अब हम इसके कार्य भी कह सकते हैं या फिर इसका महत्व भी कह सकते हैं या फिर इसका लाभ भी कह सकते हैं। कोई भी शब्द आए तो आपको यही पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहला है आंखों को सामान्य दृष्टि प्रदान करता है, यानी कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आंखों को रोशनी प्रदान करने वाला, आंखों को स्वस्थ रखने वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन ए है। क्योंकि अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रतौंधी रोग हो जाता है, और रतौंधी रोग का मतलब होता है कि दिखाई कम दे जाना, यानी कि आंखों की दृष्टि कमजोर हो जाना। तो आंखों को जो सामान्य दृष्टि प्रदान करने वाला रोग कौन सा है, यानी कि विटामिन कौन सा है, विटामिन ए है। यह शारीरिक वृद्धि में सहायक है, यानी कि शरीर को वृद्धि भी प्रदान करता है। फिर तीसरा है त्वचा को उत्तम स्वास्थ्य देता है, यानी कि जो स्किन है स्किन को फिल्टर करने का काम करता है, स्किन को क्लीन रखता है, स्वस्थ रखता है। और जो अगर स्किन क्लियर होगी, जो स्किन है उसकी हेल्थ ठीक होगी, सेल्स ठीक होगी, तो स्किन का जो कलर है वो भी फेयर हो जाता है। दांतों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। नाड़ी के संस्थान के विकास में मदद करता है, यानी कि नाड़ियों का जो सही तरीके से समायोजन करना, यानी कि जो मसल्स है हमारे शरीर की, जो मांसपेशियां हैं, जो नसें हैं, वो ठीक प्रकार से कार्य करे, कहाँ पे किस तरीके से उनका जो फ्लो है वो रहना चाहिए। अगर वो सभी प्रकार से हो रहा है तो इसमें विटामिन ए कारगर सिद्ध होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं को स्वस्थ रखने में, यानी कि जो हमारे शरीर में WBC पाई जाती है, WBC को सही रखने में, यानी कि इनकी जो काउंटिंग्स है वो सही प्रकार से होने में, इनके हेल्थ को ठीक रखने में जो विटामिन ए है वो मदद करता है। फिर देखते हैं कि एपिथेलियम ऊतकों को स्वस्थ रखने में, यानी कि शरीर के नीचे जो एपिथेलियम टिश्यूज पाए जाते हैं उनको ठीक करने में, क्योंकि ये स्किन से रिलेटेड भी है। फिर है प्रजनन अंगों को स्वस्थ रखने में, यानी कि जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, अब मेल फीमेल में सब में अलग होते हैं। मेल में हम लोग देखते हैं टेस्टिस होता है, हम लोग कहते हैं एपिथेलियम सर्टोली सेल्स वगैरह होती है, और भी कई सारे ऑर्गन्स होते हैं जो मेल में पाए जाते हैं। फीमेल में होता है ओवरी होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है ना, यूट्रस वगैरह होता है। तो ये मेल के जितने भी ऑर्गन्स है रिप्रोडक्टिव और फीमेल के भी, तो उनको ठीक प्रकार से रखने में, यानी कि उनका जो हेल्थ है, उनका जो कार्य करने का तरीका है, उनसे जो एंजाइम्स या फिर जो हार्मोन्स निकल रहे हैं वो ठीक प्रकार से सिक्रेट हो, टाइम टू टाइम उनका जो कंडीशन, उनके जो सेल्स है वो सभी ठीक प्रकार से मौजूद रहे। तो ये सारा काम विटामिन ए का रहता है। अस्थियों की वृद्धि करने में सहायक होता है। संक्रमण का प्रतिरोधक होता है। संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन को रोकना, प्रतिरोधक का मतलब होता है रोकना, तो इन्फेक्शन को रोकने में भी कौन मदद करता है, विटामिन ए। और ग्लूकोप्रोटीन के संश्लेषण में, ग्लूकोप्रोटीन, हमने जब प्रोटीन पढ़ा था, यानी कि जब हमने अपनी यूनिट सेकंड में प्रोटीन के बारे में बात की थी कि प्रोटीन क्या होते हैं, तो हमने प्रोटीन का वर्गीकरण पढ़ा था। तो प्रोटीन के वर्गीकरण में हम लोगों ने एक प्रोटीन का टाइप पढ़ा था, संयुक्त प्रोटीन। आप लोग को याद होगा, हमने पढ़ा था संयुक्त प्रोटीन। संयुक्त प्रोटीन का अर्थ क्या था कि जब प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल के अलावा किसी अन्य पोषक तत्व से होता है तो उसे हम लोग क्या कह रहे थे, संयुक्त प्रोटीन। एक हमने उसमें एग्जांपल लिया था अमीनो एसिड, और जब अमीनो एसिड के साथ में क्या आ रहा है, ग्लूकोज, तब कौन सा प्रोटीन बन रहा था, ग्लूकोप्रोटीन। यानी कि जब अमीनो अम्ल के साथ ग्लूकोज जुड़ जाता है तब जो ग्लूकोप्रोटीन बनता है। तो इस ग्लूकोप्रोटीन के निर्माण में यहाँ पे कौन मदद करता है, हमारा विटामिन ए। यानी कि ग्लूकोप्रोटीन के निर्माण में विटामिन ए मदद करता है। और प्रोटीन के संश्लेषण में भी, ये भी क्या एक प्रकार का प्रोटीन ही है, तो प्रोटीन का निर्माण कहो या फिर स्पेसिफिक जो प्रोटीन बन रहा है ग्लूकोप्रोटीन का निर्माण कहो, एक ही बात है। तो इतने सभी कार्य किसके होते हैं, विटामिन ए के। और जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि इसकी कमी के क्या प्रभाव होंगे। हमने पढ़ा कि इसकी यह शरीर की वृद्धि में मदद करता है, तो शरीर की वृद्धि का जो विकास है वो रुक जाएगा, यानी कि शरीर की वृद्धि में रुकावट आ जाएगी। गुर्दों में पथरी हो जाती है, यानी कि जो लीवर्स होते हैं उनमें क्या आ जाती है, पथरी, यानी कि स्टोन जम जाते हैं। पथरी का मतलब होता है स्टोन। फिर है प्रजनन शक्ति क्षीण हो जाती है, कि ये जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको ठीक प्रकार से रखने में, यानी कि उनकी हेल्थ बनाए रखने में कौन मदद कर रहा है, प्रजनन शक्ति में जो हमारा विटामिन ए है वो मदद करता है। रतौंधी रोग, रतौंधी रोग का मतलब होता है
आंखों की जो दृष्टि है वो कमजोर हो जाती है। यानी कि रतौंधी रोग क्या होता है कि विटामिन ए का जो मुख्य लक्षण है, यानी कि अगर विटामिन ए की कमी हो रही है तो उसका पहला प्रभाव ये पड़ेगा कि आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रतौंधी रोग। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा, विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी रोग। और ये जो ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उनको भी कमजोर कर देता है, शरीर की वृद्धि रुक जाएगी और साथ ही साथ स्टोन की प्रॉब्लम हो जाएगी, जेरोसिस कॉर्निया हो जाता है, ये भी आंखों से रिलेटेड ही एक प्रकार का रोग है। अस्थि और कार्टिलेज में विनाशात्मक परिवर्तन आ जाता है। हमने अभी इसमें देखा था कि अस्थियों की वृद्धि में सहायक होता है, यानी कि जो हमारी हड्डियां होती हैं उनको मजबूत बनाने में सहायता देता है। लेकिन जब इसी की कमी हो जाएगी तो हमारा शरीर में क्या आ जाएगा, विनाशात्मक परिवर्तन आ जाएगा, यानी कि जो शरीर है, शरीर की हड्डियां हैं, उनमें कई सारे परिवर्तन आ जाएंगे। और जब इसकी अधिकता हो जाएगी, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति किसी भी चीज की अधिकता हो जाती है तो भी वह नुकसान देती है और किसी की कमी हो जाती है तो भी नुकसान देती है। तो हमने देखा कि विटामिन ए क्या होता है, उसके क्या कार्य होते हैं, शरीर में क्या वह फायदा देते हैं। अब जब इसकी कमी हो जाएगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा, कमी हो रही थी तो हमने देखा था कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो सिस्टम है वो कमजोर हो रहा था। फिर हमने देखा था कि रतौंधी रोग हो रहा था। और जब शरीर में विटामिन ए बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, भूख लगना बंद हो जाएगी, यानी कि भूख में कमी हो जाएगी। आंख की जो रेटिना है उसमें रक्त स्राव, यानी कि आंख की रेटिना से जो ब्लड निकलना है, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि यह आंखों से संबंधित रोग है, तो किसी की आंखें बहुत ज्यादा रेडिश हो जाती है, यानी कि आंखों में खून भरी आंखें हो जाती है, तो वो क्या है, यानी कि आंख की रेटिना क्या हो रहा है, रक्त स्राव हो रहा है। पैर की हड्डियों में सूजन आ जाती है, और जब कमी हो रही थी तो जो हड्डियां है वो कमजोर हो रही थी, और जब अधिकता हो रही है तो हड्डियों में क्या आ रही है, सूजन आ रही है। रक्त सीरम में विटामिन ए बढ़ जाता है, यानी कि जब शरीर में बहुत ज्यादा अधिकता हो जाती है तो जो ब्लड सीरम है, यानी कि जो प्लाज्मा है, जो WBC है, RBC है, उनमें जो विटामिन ए का लेवल है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। होठों पर फुंसियां और छाले हो जाते हैं, जोड़ों में दर्द हो जाती है, यानी कि जितने भी जॉइंट्स है बॉडी के अंदर उनमें पेन शुरू हो जाता है। लीवर का जो आकार है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रही थी, पथरी हो रही थी, कमी हो रही है, कमी हो रही थी तब तो वहाँ पे पथरी हो रही थी, यानी कि स्टोन बन रहे थे। लेकिन जब ज्यादा हो जाता है तो वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, त्वचा रुखी और खुरदरी हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है और बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। तो ये कई सारी बीमारियां हो जाती है, किसकी वजह से, जब विटामिन ए बहुत ही ज्यादा, यानी कि एक्सेस अमाउंट में बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। अब ये विटामिन ए हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है, तो हमने स्पेशली देखा था कि ये जो विटामिन ए था ये प्राणियों में सबसे ज्यादा मिल रहा है। तो जो प्राणियों से मिल रहे हैं, जैसे मछली का तेल हो गया, कॉड लिवर ऑयल, बकरी, भेड़ तथा जो सुअर का लिवर होता है उसमें, यानी कि जो प्राणियों से, यानी कि जो नॉनवेज चीजें होती है उनमें सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाएगा। अगर वनस्पति की बात करें, जैसे लाल ताड़ का तेल, धनिया, गाजर, सहजन के पत्ते, ये सारी जो चीजें होती है, और सबसे ज्यादा अगर हम देखें विटामिन ए का मुख्य सोर्स है गाजर, क्योंकि गाजर खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है और आंखों से संबंधित वो विटामिन कौन सा होता है, विटामिन ए। अगर कमी हो जाती है तो रतौंधी हो जाता है, अगर अधिकता हो जाती है तो रक्त स्राव हो जाता है, और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा क्या खाना चाहिए, गाजर खानी चाहिए। सबसे ज्यादा जो उत्तम स्रोत है, यानी कि सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी के जो होते हैं मक्खन, घी, अंडा, दूध, पालक, मूली के पत्ते, पपीता और आम, इन सभी में विटामिन ए बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और जो मध्यम मीडियम क्वालिटी के सोर्सेज होते हैं वो पत्ता गोभी, मेथी के पत्ते, पुदीना, कद्दू, संतरा और टमाटर। तो ये सारा था विटामिन ए से संबंधित। यानी कि विटामिन ए क्या था, आंखों से संबंधित होता है, और जो प्राणियों से प्राप्त हो रहे खाद्य पदार्थ उनमें ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, वनस्पति में पाया जाता है कैरोटीनॉइड के रूप में, और जो आगे जाके क्या बन जाता है, विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग कैरोटीनॉइड को क्या कह रहे थे, प्रो विटामिन ए कह रहे थे। तो ये हमारा वसा में घुलनशील जो पहला विटामिन था, जिसे हमने कहा था विटामिन ए, यह पूरा हो गया। अब दूसरा इसमें विटामिन है विटामिन बी, यह भी हमारा वसा में घुलनशील विटामिन है। इसे अस्थि विकृति नाशक विटामिन भी कहते हैं, यानी कि ये जो विटामिन है हमारी जो अस्थियां हैं उनमें विकृति पैदा करने वाली, की विकृति या फिर उनका नाश करने वाला विटामिन। यानी कि जब विटामिन डी की कमी हो जाती है हमारे शरीर के अंदर तो सबसे ज्यादा जो दुष्प्रभाव पड़ता है वो हमारी अस्थियों यानी कि हमारी हड्डियों पे पड़ता है, हड्डियों में विकृति आ जाती है। जैसे विटामिन ए था उसमें कमी हो रही थी तो सीधा और सबसे ज्यादा प्रभाव आंखों पे पड़ रहा था, आंखों की रोशनी पे। और जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उसका सीधा प्रभाव हमारी हड्डियों पे पड़ता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, विकृति आ जाती है, उनका नाश यानी कि नष्ट हो जाती है। यह शुद्ध रूप में श्वेत और रवादार और गंधरहित पदार्थ होता है। विटामिन ए कैसा था, हल्के पीले रंग का था, रवादार यौगिक था
और यह कैसा है, सफेद रंग का है और रवादार है और बिना स्मेल का होता है। यह टेम्परेचर, क्षार और ऑक्सीकरण के प्रति स्थिर होते हैं, यानी कि इसको कितना भी टेम्परेचर दो, कितना भी एसिड मिलाओ, बेस मिलाओ, उसका ऑक्सीडाइजेशन करो, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह वसा घोलकों में घुलनशील होता है परंतु जल में अघुलनशील होता है। इसी आधार पर यह वसा में घुलनशील होता है, यानी कि जो वसा को घोलने वाले उसमें तो घुल जाएगा, लेकिन पानी में अगर इसको घोलेंगे तो यह नहीं घुलता है। अब इसका कार्य क्या है, कार्य कहो या लाभ कहो या फिर महत्व, कुछ भी कहो, सभी एक ही है। इनका पहला कार्य होता है कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायक, यानी कि शरीर के अंदर जो कैल्शियम है और जो फास्फोरस होता है उसका अवशोषण यानी कि उसका ऑब्जर्वेशन करने में सहायता करता है। अस्थियों के निर्माण में मदद करता है, यानी कि हड्डियों को मजबूत बनाता है, दांतों को मजबूती प्रदान करता है। ब्लड के अंदर जो कैल्शियम और जो फास्फोरस की मात्रा होती है उसको नियंत्रित करने का काम करता है, यानी कि ब्लड के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस समान मात्रा में रेगुलर बैलेंस रूप से प्रेजेंट रहे और शरीर की वृद्धि में सहायता करता है और पैराथायरॉइड ग्रंथि पर नियंत्रण करता है। इनकी जो पैराथायरॉइड ग्लैंड होती है हमारे शरीर के अंदर वो सही ठीक प्रकार से कार्य कर सके, इसके लिए उसके ऊपर कंट्रोलिंग भी करता है। फिर अगर इसकी कमी हो जाती है, यानी कि विटामिन डी की जब हमारे शरीर में कमी हो जाएगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा, सबसे पहला प्रभाव होता है रिकेट्स रोग हो जाता है। यानी कि कौन सा रोग, रिकेट्स रोग, यानी कि खोपड़ी की हड्डियां कमजोर हो जाती है। अब रिकेट्स रोग के लक्षण क्या है, शरीर के अंदर जो खोपड़ी की हड्डियां है वो कोमल हो जाएगी, यानी कि सॉफ्ट हो जाएगी, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा, पाचन की जो क्रिया होती है यानी कि भोजन पचा नहीं पाएगा बालक, और आलस्य, थकान, क्रोधी और चिड़चिड़ेपन की स्थिति आ जाती है। यानी कि जब विटामिन डी की शरीर के अंदर कमी हो जाएगी तो उसकी खोपड़ी की जो हड्डियां है वो कमजोर होगी, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा, पाचन की जो क्रिया है वो चेंज हो जाएगी और व्यक्ति जो है आलसी हो जाएगा, थकान होगा और उसे दर्द और क्रोधी चिड़चिड़ापन आ जाएगा। तो पहला जो रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से वो है हमारा रिकेट्स। दूसरा हम लोग रोग देखते हैं टिटनी। इसमें हाथ और पैर में तेज दर्द का अनुभव होता है और ऐठन आ जाती है। ऐठन का मतलब होता है कि उनमें क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं। ये रोग कौन किससे संबंधित है, हाथ और पैरों से, और इसमें बहुत ज्यादा दर्द और ऐठन यानी कि क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं। तीसरा है दांतों का सड़ना, क्योंकि दांतों की हेल्थ के लिए यानी कि अच्छे दांतों की हेल्थ के लिए विटामिन डी आवश्यक होता है और जब इसकी कमी हो जाती है तो दांत अस्वस्थ हो जाएंगे, विकृत हो जाएंगे और दांत देरी से निकलेंगे और दांतों में खोड़ल हो जाती है यानी कि उनके अंदर गड्ढे हो जाते हैं। फिर है ऑस्टियोमलेशिया। इसमें जो हमारी हड्डियां हैं कमजोर हो जाती है, कमर और जांघ में दर्द शुरू हो जाता है और अस्थियां जो है वो कोमल हो जाएगी और जो श्रोणि गुहा है ठीक से विकास न हो पाता है, यानी कि जो श्रोणि मेखला होती है उनका जो विकास है यानी कि पेल्विक गर्डल है उनका विकास, उनका डेवलपमेंट सही प्रकार से नहीं होता है। यानी कि अगर ओवरऑल देखिए तो जो विटामिन डी होता है वो हड्डियों से संबंधित होता है। जैसे विटामिन ए किससे था, आंखों से, तो ये हड्डियों से संबंधित, हड्डियां कमजोर हो जाएगी। अगर हड्डियां कमजोर होगी तो शरीर का ढांचा ये जो पूरा है वो बदल जाएगा और जब हड्डियां कमजोर हो जाती है तो वो रोग कौन सा होता है, ऑस्टियोमलेशिया। और ऑस्टियोमलेशिया रोग किससे संबंधित है, विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स भी हो जाता है, ये भी हड्डियों से संबंधित है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स इसमें याद रखने के। और जब अधिकता हो जाती है तो बार बार प्रयास का अनुभव नहीं रहता, यानी कि बार बार प्रयास का अनुभव रहता है, यानी कि प्यास बहुत ज्यादा लगती है, शरीर में जो गला है हमारा सूखने लग जाता है, शरीर के जो कोमल तंतु होते हैं उन पे कैल्शियम का अभाव हो जाता है, यानी कि शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, मानसिक दुर्बलता आ जाती है, यानी कि वो बालक या फिर जो व्यक्ति है वो मेंटली हम कह सकते हैं डिसेबल हो जाता है, उल्टी होती है, चक्कर आने लगते हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और धमनियों में कैल्शियम विटामिन डी का जमा हो जाता है। यानी कि जब बहुत ही ज्यादा मात्रा में शरीर में अगर कोई विटामिन जा रहा है तो एक्सेस अमाउंट में है तो क्या रहेगा, शरीर के अंदर जमता चला जाएगा, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, बालक को या फिर व्यक्ति को नुकसान हो सकता है। अब ये जो विटामिन डी है ये कहाँ से प्राप्त होगा, हमें जो विटामिन डी है सूर्य की रोशनी से और आहार से प्राप्त होता है और सबसे ज्यादा सूर्य की रोशनी में पाया जाता है। जो प्राणिज भोज्य पदार्थ होता है जैसे मछली का तेल होता है उसमें सबसे ज्यादा विटामिन डी प्रेजेंट रहता है और जो वनस्पति भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें यह बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। तो विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स होता है सूर्य का प्रकाश, यानी कि हम कहते हैं कि जब सर्दियां होती है तो जो सुबह की धूप होती है उसमें ज्यादा से ज्यादा बैठना चाहिए, क्योंकि सुबह की धूप में जब जो धूप गुनगुनी है उस समय सबसे ज्यादा विटामिन डी हमारे शरीर को मिलेगा और वही धूप जब हम दोपहर में बैठते हैं तो वो शरीर को उल्टा नुकसान पहुंचाती है। तो जो सुबह की धूप होती है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में हमें विटामिन डी प्राप्त होता है और पेड़ पौधों की बात करें तो उसमें से विटामिन डी नहीं मिलता है। अगर जानवर यानी कि प्राणिज की बात करें तो उसमें मछली का जो तेल होता है कॉड लिवर ऑयल उससे हमें क्या मिलता है, विटामिन डी
प्राप्त होता है। तो हमारा जो विटामिन डी था ये पूरा हो गया। अब जो अगला विटामिन देख रहे हैं जो हम कहते हैं वसा में घुलनशील, जो है विटामिन ई। और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। आपको नाम पूछा जा सकता है कि टोकोफेरॉल कौन सा विटामिन है, तो आपको क्या याद रखना है, विटामिन ई। टोकोफेरॉल ग्रीक शब्द टोकोस का अर्थ है जिसका मतलब होता है कि शिशु को जन्म देना, और फेरो का अर्थ होता है कि संपन्न करना है, और ऑल का मतलब होता है अल्कोहल। यानी कि अगर इसका पूरा हिंदी अनुवाद देखें तो यानी कि टोकोफेरॉल, इस पूरे शब्द का मतलब क्या होता है कि यानी कि बच्चे को जन्म देने के लिए कौन मदद कर रहा है, अल्कोहल। यह एक पीले रंग का तेल जैसा पदार्थ होता है, यानी कि अगर वसा में घुलनशील है तो यह भी ऑयली होगा। तो पीले रंग का पदार्थ होता है जो वसा में, और जो वसा घोलक होते हैं यानी कि फैट में भी, और जो फैट को घोलने वाले जो दूसरे लिक्विड्स होते हैं उनमें भी सॉल्युबल होता है। यह टेम्परेचर और एसिड के प्रति स्थिर रहता है, यानी कि स्टेबल रहता है। इसमें कितना भी एसिड डालो, टेम्परेचर बढ़ाओ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर एक क्षारीय माध्यम में धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, लेकिन अगर हम इसको बेसिक नेचर में रखेंगे या फिर इसमें बेस मिलाएंगे, NaOH मिला दिया या फिर KOH मिला दिया, यानी फिर कोई भी हमने इसमें बेसिक डाला है, बेस डाला है, तो ये क्या होगा, धीरे 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 डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, यानी कि नष्ट होना प्रारंभ कर देगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह ऑक्सीकृत हो जाती है और इसकी कार्य क्षमता घट जाती है। यानी कि अगर हम इसको ऑक्सीजन दे रहे हैं, यानी कि इसको खुले एनवायरनमेंट में रखा है, ठीक है। अब ऑक्सीजन कहाँ पे, खुले एनवायरनमेंट में है, यानी कि जो हमारे आसपास का वातावरण है वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। अगर इसको ऐसे खुला रखेंगे तो ये ऑक्सीकृत हो जाएगा। ऑक्सीकृत हो जाएगा मतलब कि ये धीरे धीरे भाप में उड़ना शुरू हो जाएगा, और फिर इसकी कार्य करने की जो क्षमता है वो भी घट जाती है। अब इसके क्या कार्य हैं, तो विटामिन ई जो होता है, विटामिन ए और कैरोटीन को ऑक्सीकृत होने से रोकता है। दूसरा, जो आरबीसी होती है इनके निर्माण में मदद करता है। जो आरबीसी है, जो हमारे रेड ब्लड सेल है, यह बढ़ाने में यानी कि इनको निर्माण करने में मदद करेगा। कोशिकाओं की रचनात्मक एकता को बनाए रखता है, यानी कि कार्य जितने भी कोशिका हैं वो ठीक प्रकार से एक साथ यूनिटी से कार्य करें। और प्रजनन में सहायक होता है, यानी कि डिलीवरी में यह भी मदद करता है। कौन सा विटामिन, विटामिन ए। और जब इसकी कमी हो जाती है, तो कमी हो जाने पर प्रजनन की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम जो सबसे ज्यादा हार्मोन इफेक्ट करता है, सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, वो विटामिन ई का होता है। यकृत का नेक्रोसिस हो जाता है, एरिथ्रोसाइट हेमोलाइसिस रोग हो जाता है, जो हमारा आरबीसी से संबंधित है। देखिए हमने क्या बोला था, ये आरबीसी के निर्माण में मदद कर रहा है। अगर आरबीसी के निर्माण में मदद कर रहा है तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो एरिथ्रोसाइट हेमोलाइसिस रोग हो जाता है, और मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, यानी कि मांसपेशियां जो होती है वो सिकुड़ना शुरू हो जाती है, उनका जो जॉइंट है वो कड़क हो जाते हैं, ठीक है। और इसके जो प्राप्ति स्रोत हैं ये सभी भोज्य पदार्थों में उपलब्ध रहता है। और गेहूं और जो मक्के के भ्रूण है उनके तेल में ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। जो वनस्पति से मिलने वाले तेल हैं, वसा है, उनमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फल हो गया, सब्जी, विटामिन ए की प्राप्ति के निष्कृष्ट साधन होते हैं। यानी कि अगर ओवरऑल देखें तो जो वेजिटेरियन चीजें होती हैं, यानी कि वनस्पति से मिलने वाले भोज्य पदार्थ और जितने भी तेल वगैरह हैं, यानी कि जितने भी भोज्य पदार्थ है जो वनस्पति से प्राप्त हो रहे हैं, उन सभी में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो हमारा ये विटामिन ई था। और अगला जो हमारा विटामिन है जो हम देखते हैं वो विटामिन के। इसे हरे पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त किया गया, यानी कि जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती है जैसे मेथी हो गया, पालक हो गया, इनसे प्राप्त तो कौन सा विटामिन होता है, विटामिन के। 1939 में डोजी, एक साइंटिस्ट कौन थे, डोजी, और उनके जो साथी थे उन्होंने सड़ी गली जो मछलियां होती हैं, डोजी और उनके जो साथी थे उन्होंने सड़ी गली मछलियों और अणुजीव से एक सक्रिय यौगिक यानी कि एक्टिव कंपाउंड को खोजा या फिर अलग किया, और इसका नाम इन्होंने क्या रखा, विटामिन के 2 रखा। यह कैसा होता है, यह पीले रंग का पदार्थ होता है, और साथ ही साथ ये वसा घोलकों में अभी घुलनशील होगा, ताप के प्रति स्थिर होगा, यानी कि कितना भी टेम्परेचर हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एसिड और बेस डाला तो धीरे धीरे यह नष्ट हो जाता है। सूर्य के पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में इसका नाश हो जाता है, यानी कि सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है अगर वो इस पे पड़ेगी तो ये धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो विटामिन ए को हम क्या कह रहे हैं, विटामिन के को हम क्या कह रहे हैं, जो विटामिन के है ये पत्तेदार सब्जी से प्राप्त किया गया। इसे गौजे और उसके साथी थे उन्होंने सड़े गली मछली उससे जो जीव बने उससे प्राप्त किया, और स्टार्टिंग में इसका नाम इन्होंने के2 रखा। इसका टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एसिड और बेस में डालेंगे तो यह खत्म होना शुरू हो जाता है, पीले रंग का पदार्थ होता है। अब इसके क्या कार्य है, विटामिन के हमारे शरीर में क्या मदद कर रहा है, विटामिन के
रक्त का थक्का जमाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब रक्त का थक्का क्यों जम रहा है? आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाती है या फिर कट लग जाता है तो वहां से कुछ समय तक ब्लड निकलता रहता है, खून निकलता रहेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद खून निकलना बंद हो जाता है और वहां पे क्या बन जाता है, जो खून है वहां पे ब्लड का क्लॉट बन जाता है, यानी खून का थक्का जम गया। अगर वो खून का थक्का नहीं बनता तो क्या होता, ब्लड जो है लगातार शरीर से निकलता रहता। ठीक है, अब भले यहाँ से इतना सा चोट निकला है तो वहां से अगर खून निकलता रहेगा तो हमारे शरीर में क्या होगी, रक्त की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस स्थिति को रोकने के लिए, शरीर में खून की स्थिति को रोकने के में कौन मदद कर रहा है, विटामिन के, क्योंकि विटामिन के क्या कर रहा है, हमारे रक्त का थक्का बनाने में मदद कर रहा है, यानी कि खून को जमाने में। यानी कि जैसे कहीं पे कट लग जाता है, थोड़ी देर ब्लड बहता रहेगा, फिर कुछ टाइम बाद वो ब्लड है वहीं पे जम जाता है, क्योंकि वहां पे जो रक्त था वो उसकी वहां की सेल जम गई और वहां अंदर की तरफ जो भी ब्लड होगा वो आगे फ्लो आसानी से पहले की तरह होता रहता, और फिर जो वहां पे ब्लड की क्लॉटिंग हुई है वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। तो यानी कि अगर हमारे शरीर में रक्त का थक्का जम रहा है, जो एक शरीर के लिए इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वो विटामिन के की वजह से होती है। रक्त में क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन नहीं होता, होता है प्रोथ्रोम्बिन। रक्त में क्या पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है, जो रक्त को जमाने में मदद करता है और इसका निर्माण विटामिन के द्वारा ही होता है, यानी कि ये जो है विटामिन के द्वारा ही बनता है प्रोथ्रोम्बिन, और प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, ब्लड को जमाने में मदद करता है। फिर जब विटामिन के की कमी हो जाती है, तो अगर विटामिन के की कमी हो गई तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो रक्त शरीर से बाहर रक्त लगातार बहता रहता है। आहार में विटामिन के की कमी हो जाती है, दांतों के आंतरिक रक्त प्रवाह होने से, इसमें आंतरिक रक्त प्रवाह, यानी कि अगर लगातार अगर हमारे शरीर में इंजरी हो गई है, अगर इंजरी हो गई है तो अगर वहां से लगातार ब्लड बाहर निकल रहा है, यानी कि निकल रहा है, यानी कि क्या हो रही है, इंटरनल इंजरी हो रही है। रोग प्रतिरोधक पदार्थों के अधिक सेवन से, यानी कि अगर हमारे शरीर में कमी हो रही है तो जो रोग प्रतिरोधक पदार्थ होते हैं उनकी अधिकता हो जाती है। पर्याप्त मात्रा में पित्त रस नहीं निकलता, पैचिस हो जाता है, अतिसार हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, बार बार उल्टी होने लग जाती है, लीवर का रोग हो जाता है, पीलिया हो जाता है। तो ये सारे प्रभाव क्यों पड़ते हैं, जब हमारे शरीर के अंदर विटामिन के की कमी हो जाती है। अब जब अधिकता हो जाती है तो क्या प्रभाव पड़ेंगे, और जब अधिकता हो जाएगी तो अधिक मात्रा में ग्रहण कर लेने से विषाक्तता, यानी कि विष उत्पन्न हो जाता है, विषाक्तता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से जो WBC RBC है, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वो टूटने लग जाती है, जिसकी वजह से हीमोलाइटिक रक्त अल्पता हो जाती है। यानी कि जब RBC टूटना शुरू हो जाएगी, यानी कि RBC कमी हमारे शरीर के अंदर हो जाएगी, तो उसे क्या कहेंगे, हीमोलाइटिक रक्त अल्पता कहा जाता है, जिसके कारण जी मचलने लगता है, चक्कर आते हैं, उल्टी होती है और जो हमारी स्किन है वो पीली पड़ना शुरू हो जाती है। तो ये प्रभाव किसके हैं, जब शरीर के अंदर विटामिन के की अधिकता हो जाती है, जब एक्सेस मात्रा में शरीर के अंदर जमना शुरू हो जाएगा। और हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ये जो विटामिन के था, गोजी और उनके सैनिकों ने, जो साथी थे, उसने हरी जो पत्तेदार सब्जियां थी उसमें से निकाला था। तो इसका जो मुख्य स्रोत है वो भी कौन सा होगा, जो हरी पत्तेदार सब्जियां है उसका मुख्य स्रोत है। तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमें क्या खानी चाहिए, पत्ते वाली सब्जियां खानी चाहिए। और साथ ही साथ ये अनाज, दाल, अंडा, दूध, मांस, मछली, इन सभी में भी पाया जाता है। तो मेनली जो फल और सब्जियां होती हैं वो विटामिन के पुअर सोर्स होते हैं, यानी कि ये सबसे कम मात्रा में फल और सब्जियों में पाया जाता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा वो किसमें होगा, जो हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां है उनमें पाया जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये जो वसा में घुलनशील हम विटामिन पढ़ रहे थे, ये चारों विटामिन हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो हमारे यूनिट 5 का हमने जो पहला टॉपिक पढ़ा कि विटामिन क्या होते हैं, और विटामिन में भी जो हमने इसका पहला टाइप है, जो वसा में घुलने वाले विटामिन, वो कौन कौन से होते हैं, 4 विटामिन थे, A, D, E और K, ये चारों पढ़ लिए। ये क्या होते हैं, इनके क्या लाभ होते हैं, इनकी कमी से क्या प्रभाव पड़ता है, इनकी अधिकता से क्या प्रभाव पड़ेगा, और ये कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। तो इसी के सभी के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक था ये कंप्लीट पूरा हो गया, और हम लोग अगली क्लास में देखेंगे नया टॉपिक। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए और धन्यवाद।